हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन बाय लेसिकार फ्लैटली रेंट्स। ये किताब इस बारे में है कि काम की दुनिया में हम कैसे साफ, भरोसेमंद और असरदार तरीके से बात करें ताकि रिश्ते भी बने और नतीजे भी आएं। देखिए, एक बात सीधे दिल से कहूं, काम की दुनिया में ज्यादातर लड़ाइयां, गलतफहमियां, देरी और तनाव किसी बड़ी साजिश से नहीं होते, बस ठीक से बात न हो पाने से होते हैं। आप सोच रहे होंगे, यार इतना बड़ा दावा, लेकिन जरा अपने ऑफिस, अपने क्लाइंट, अपने बॉस या अपने बिजनेस पार्टनर को याद कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने कुछ कहा, सामने वाले ने कुछ और समझ लिया, या आपने मेल लिखा लेकिन जवाब वैसा नहीं आया जैसा आपने सोचा था। यहीं से यह किताब शुरुआत करती है। कम्युनिकेशन कोई बोल देना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। लेखक साफ कहते हैं, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग फ्रॉम वन इंडिविजुअल और ग्रुप टू अनदर। अब इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि जानकारी भेज दी, बल्कि यह कि सामने वाला वही अर्थ समझे जो आप देना चाहते थे। और यहीं सबसे बड़ा गैप पैदा होता है। लेखक पहले ही अध्याय में हमें झकझोर देते हैं कि हम अक्सर मान लेते हैं कि सामने वाला हमारे दिमाग में चल रही बात अपने आप समझ लेगा। यार, यही सबसे बड़ी भूल है। दिमाग के अंदर की बात तब तक बेकार है जब तक वह सही शब्दों, सही माध्यम और सही समय पर बाहर न आए। लेखक बताते हैं कि कम्युनिकेशन में 3 चीजें हमेशा साथ चलती हैं: सेंडर, मैसेज और रिसीवर। सुनने में साधारण लगता है, लेकिन गड़बड़ यही होती है। सेंडर यानी आप, मैसेज यानी आपकी बात, और रिसीवर यानी सामने वाला। अब अगर मैसेज साफ नहीं है या रिसीवर की स्थिति, सोच, दबाव या मूड अलग है, तो अर्थ बदल जाता है। एक लाइन लेखक लिखते हैं जो दिल में बैठ जाती है, द मीनिंग इज नॉट इन द मैसेज, इट इज इन द रिसीवर। इसका मतलब समझिए। आप कितना भी अच्छा बोल लें, असली मतलब तब बनेगा जब सामने वाला उसे अपने अनुभव, अपने डर, अपने लक्ष्य के हिसाब से समझेगा। इसलिए बिजनेस कम्युनिकेशन में सिर्फ सही बोलना काफी नहीं, सही समझा जाना जरूरी है। अब आप सोच रहे होंगे, तो फिर क्या करें? यहीं से किताब हमें जिम्मेदारी देती है। अगर सामने वाला नहीं समझा, तो यह मत कहो कि मैंने तो सही कहा था, बल्कि यह पूछो कि क्या मैं बेहतर तरीके से कह सकता था। लेखक आगे बताते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसमें टोन, बॉडी लैंग्वेज, टाइमिंग और माध्यम सब कुछ शामिल है। मान लीजिए आप किसी टीम में हैं और किसी से गलती हो गई। अगर आप वही बात गुस्से में सबके सामने कह देंगे, तो मैसेज कुछ और बन जाएगा। लेकिन वही बात शांति से, अकेले में कहेंगे, तो अर्थ बदल जाएगा। किताब हमें यह सिखाती है कि हर मैसेज के 2 हिस्से होते हैं, कंटेंट और रिलेशनशिप। कंटेंट मतलब क्या कहा, और रिलेशनशिप मतलब कैसे कहा। अक्सर लोग कंटेंट पर फोकस करते हैं और रिलेशनशिप बिगाड़ देते हैं। यहां एक साधारण सा उदाहरण लेखक देते हैं, जिसे मैं अपने शब्दों में रखता हूं। एक मैनेजर है, काम का दबाव है, डेडलाइन नजदीक है। वह टीम से कहता है, दिस रिपोर्ट इज यूजलेस। अब कंटेंट शायद यह था कि रिपोर्ट में सुधार चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप मैसेज यह गया कि तुम बेकार हो। नतीजा, टीम डिफेंसिव हो गई, डर गई या नाराज हो गई। लेखक समझाते हैं कि असरदार बिजनेस कम्युनिकेशन में हमें यह सीखना होगा कि आलोचना भी इस तरह की जाए कि काम सुधरे, इंसान न टूटे। पहले अध्याय का एक बड़ा फोकस है कम्युनिकेशन का उद्देश्य। लेखक साफ कहते हैं कि हर बिजनेस मैसेज का कोई न कोई उद्देश्य होता है: जानकारी देना, मनाना, सहयोग बनाना या निर्णय लेना। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, तो सामने वाला कैसे समझेगा? यहीं एक प्रैक्टिकल स्टेप दिया गया है। बोलने या लिखने से पहले खुद से पूछो, मैं चाहता क्या हूं? सामने वाला क्या करे, सोचे या महसूस करे? यह सवाल अगर आपने ईमानदारी से पूछ लिया, तो आधी गलतियां वहीं खत्म हो जाती हैं। अब जरा उस आम आदमी की कहानी जोड़ते हैं जो इस किताब को जीता है। मान लीजिए एक नाम है राहुल। राहुल मेहनती है, लेकिन हर मीटिंग के बाद उसे लगता है कि लोग उसकी बात समझते नहीं। वह परेशान है, थका हुआ है, घर में भी तनाव है।
किताब पढ़ते पढ़ते उसे पहली समझ यह आती है कि शायद वह खुद बहुत अस्पष्ट बोलता है। वह सीधे समाधान पर कूद जाता है, बिना संदर्भ दिए। अब वह एक छोटा अभ्यास करता है, हर मीटिंग से पहले 2 मिनट में अपने पॉइंट्स लिख लेता है और सोचता है कि सामने वाला क्या जानता है, क्या नहीं। धीरे धीरे उसे छोटी जीतें मिलने लगती हैं। लोग सवाल कम पूछते हैं, काम जल्दी होता है। यही किताब का जादू नहीं, बल्कि सही प्रक्रिया का असर है। लेखक एक और जरूरी बात बताते हैं, नॉइज। कम्युनिकेशन में नॉइज मतलब रुकावट। यह शोर सिर्फ आवाज का नहीं होता, यह दिमाग का भी होता है। थकान, तनाव, पूर्वाग्रह, डर सब नॉइज हैं। अगर बॉस पहले से नाराज है तो आपकी सामान्य बात भी उसे हमला लग सकती है। इसलिए किताब सिखाती है कि हमें नॉइज को पहचानना होगा। कब मेल भेजना है, कब बात करनी है, कब चुप रहना है, यह समझ भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। यहां एक और अंग्रेजी लाइन आती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन रिक्वायर्स फीडबैक। इसका मतलब यह कि एक तरफा बोलना कम्युनिकेशन नहीं है। फीडबैक से ही पता चलता है कि बात समझी गई या नहीं। लेखक सलाह देते हैं कि सवाल पूछो, सामने वाले को बोलने दो, संकेत पकड़ो। सिर हिलाना, आंखों का संपर्क या चुप्पी सब फीडबैक हैं। अगर आप इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं। पहले अध्याय के अंत की ओर किताब हमें यह एहसास दिलाती है कि बिजनेस कम्युनिकेशन कोई जन्मजात कला नहीं है। यह सीखी जा सकती है, अभ्यास से सुधारी जा सकती है। सबसे बड़ी गलती यह मान लेना है कि मुझे तो आता ही है। लेखक कहते हैं, यही सोच हमें औसत बनाए रखती है। अगर आप हर बातचीत के बाद थोड़ा सा रुककर सोचें, क्या ठीक रहा, क्या बेहतर हो सकता था, तो आप धीरे धीरे एक बेहतर कम्युनिकेटर बनते चले जाते हैं। और यहीं पर एक भावनात्मक मोड़ आता है। राहुल अब समझ रहा है कि उसकी समस्या वह खुद है, लेकिन यह बात उसे तोड़ नहीं रही, बल्कि हल्का कर रही है। उसे लग रहा है कि कंट्रोल उसके हाथ में है। आप भी शायद यही महसूस कर रहे होंगे कि बात किस्मत या सामने वाले की नहीं, आपकी तैयारी और समझ की है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। आगे किताब बताएगी कि लिखित कम्युनिकेशन, मीटिंग्स, प्रेजेंटेशन और मनाने की कला में कैसे महारत हासिल की जाए। और यार, यहीं पर असली खेल शुरू होता है। राहुल के लिए यह एहसास कि कम्युनिकेशन सीखी जा सकती है, अपने आप में राहत देने वाला था। लेकिन असली चुनौती तो अब शुरू हो रही थी। पहले अध्याय ने उसे सोचने का तरीका दिया था, अब दूसरा अध्याय उसे लिखने का हुनर सिखाने वाला था। और यार, सच कहूं तो लिखित कम्युनिकेशन वही जगह है जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। हम सोचते हैं कि मेल लिखना तो बस 2 लाइन टाइप करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना कौन सी बड़ी बात है। लेकिन लेखक यहां बहुत साफ बोलते हैं, बिजनेस में लिखे गए शब्द बोले गए शब्दों से ज्यादा देर तक जिंदा रहते हैं। जो लिख दिया वही रिकॉर्ड बन जाता है। लेखक शुरुआत में ही एक सीधी बात कहते हैं, राइटिंग इज थिंकिंग ऑन पेपर। इसका मतलब यह कि जब आप लिखते हैं तो असल में आप अपनी सोच को टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर सोच साफ नहीं है तो लिखावट भी गड़बड़ होगी। राहुल को यह लाइन पढ़कर थोड़ा झटका लगा। उसे याद आया कि वह अक्सर मेल लिखते समय खुद ही कंफ्यूज रहता है, बात घुमाता है और अंत में सामने वाले को भी कंफ्यूज कर देता है। किताब यहां पहला नियम देती है, लिखने से पहले सोचो। सच में सोचो, क्या कहना है, क्यों कहना है और सामने वाला क्या करेगा। लेखक लिखते हैं कि हर बिजनेस डॉक्यूमेंट, चाहे वह मेल हो, नोट हो, रिपोर्ट हो या प्रस्ताव, उसका एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए। अगर उद्देश्य धुंधला है तो शब्द भी धुंधले होंगे। राहुल ने यह सीख अपने अगले मेल में आजमाई। उसने खुद से पूछा, मैं चाहता क्या हूं, सिर्फ जानकारी देनी है या कोई निर्णय निकलवाना है। यह सवाल पूछते ही उसका मेल आधा छोटा हो गया, लेकिन असरदार हो गया। किताब यही सिखाती है कि लंबा लिखना बुद्धिमानी नहीं है, सही लिखना बुद्धिमानी है। दूसरे अध्याय में एक बड़ा फोकस, ऑडियंस। लेखक बार बार कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में आप अपने लिए नहीं लिखते, आप सामने वाले के लिए लिखते हैं। यू सेंटर्ड कम्युनिकेशन, यह शब्द बार बार आता है। मतलब यह कि मैं से ज्यादा आप पर ध्यान दो।
राहुल को यह समझने में थोड़ा वक्त लगा। वह हमेशा मेल की शुरुआत करता था, आई थिंक, आई वॉन्ट, आई बिलीव। अब किताब उसे सिखा रही थी कि सामने वाला क्या जानना चाहता है, उसकी समस्या क्या है, उसका फायदा क्या है। एक जगह लेखक लिखते हैं, गुड बिजनेस राइटिंग इज रीडर ओरिएंटेड। इसका अर्थ यह कि अच्छा बिजनेस लेखन वह है जो पाठक की सुविधा के हिसाब से लिखा जाए। आसान शब्द, साफ वाक्य और सीधा मतलब। राहुल ने महसूस किया कि वह अक्सर भारी शब्दों का इस्तेमाल करता था ताकि स्मार्ट लगे, लेकिन किताब उसे आईना दिखाती है। स्मार्ट दिखने की कोशिश अक्सर समझ को मार देती है। बिजनेस में लोग प्रभावित होने नहीं, समझने आते हैं। यहां किताब एक बहुत प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क देती है। लिखने से पहले 3 सवाल: पाठक कौन है, वह क्या जानता है, और वह क्या महसूस कर रहा होगा। अगर बॉस को मेल लिख रहे हो तो भाषा अलग होगी, अगर क्लाइंट को तो अलग, अगर टीम को तो अलग। राहुल को याद आया कि वह सबको एक ही तरह के मेल भेज देता था। अब उसे समझ आ रहा था कि यही उसकी बड़ी गलती थी। दूसरे अध्याय में लेखक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, लेकिन बिना किसी भारी थ्योरी के। बस इतना कहते हैं कि बिजनेस लेखन में शुरुआत, बीच और अंत का होना जरूरी है। शुरुआत में कारण, बीच में जानकारी और अंत में अपेक्षा। मतलब साफ बताओ कि क्यों लिख रहे हो, क्या कह रहे हो, और सामने वाला अब क्या करे। राहुल ने यह फॉर्मूला अपनाया और देखा कि लोग उसके मेल का जवाब ज्यादा जल्दी और साफ देने लगे। एक अंग्रेजी लाइन यहां बहुत ताकतवर है, क्लैरिटी इज द हॉलमार्क ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। इसका मतलब यह कि साफपन ही असरदार लेखन की पहचान है। लेखक समझाते हैं कि साफ लिखने का मतलब छोटा लिखना नहीं, बल्कि अनावश्यक चीजें हटाना है। राहुल ने एक अभ्यास किया। हर मेल भेजने से पहले वह एक बार खुद से पूछता, क्या इस लाइन के बिना भी बात समझ आ जाएगी? अगर हां, तो वह लाइन हटा देता। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे यह आदत बन गई। किताब चेतावनी भी देती है, गलत लिखित कम्युनिकेशन रिश्ते खराब कर सकता है। एक गलत शब्द, एक रूखा वाक्य, और सामने वाला आपको घमंडी, लापरवाह या आक्रामक समझ सकता है। लेख कहते हैं कि लिखित शब्दों में टोन दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें टोन को शब्दों से बनाना पड़ता है। प्लीज, थैंक यू और नरम वाक्य सिर्फ शिष्टाचार नहीं, बल्कि बिजनेस टूल हैं। राहुल को यह बात पहले अजीब लगी, लेकिन जब उसने इसे अपनाया तो माहौल बदलने लगा। यहां लेखक एक आम गलती की बात करते हैं, जल्दबाजी में लिखना। गुस्से में लिखा गया मेल अक्सर पछतावे में बदल जाता है। किताब सलाह देती है कि अगर भावना तेज है तो लिखो मत। ड्राफ्ट लिखो, रुको, फिर पढ़ो। राहुल ने एक बार गुस्से में मेल लिखकर ड्राफ्ट में छोड़ दिया। अगली सुबह जब पढ़ा तो उसे खुद पर हंसी आ गई। अगर वह मेल भेज देता तो नुकसान तय था। दूसरे अध्याय में भाषा की सरलता पर जोर है। लेखक साफ कहते हैं कि जटिल वाक्य और भारी शब्द समझदारी नहीं, असुरक्षा दिखाते हैं। राहुल को यह बात छू गई। वह समझ गया कि असल आत्मविश्वास सरल बोलने और लिखने में है। उसने अपनी भाषा हल्की की, इंसानी बनाई, और लोगों ने उसे ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। कहानी में राहुल अब थोड़ा बदला हुआ लगने लगा था। वह अभी भी वही इंसान था, वही दबाव, वही जिम्मेदारियां, लेकिन उसके हाथ में एक नया औजार था, साफ लिखने की समझ। उसे छोटी छोटी जीतें मिलने लगी। एक मेल से क्लाइंट का कंफ्यूजन दूर हुआ, एक नोट से मीटिंग बच गई। यह सब उसे अंदर से मजबूत बना रहा था। कहते हैं कि लिखित कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी नहीं देता, यह आपकी सोच, आपका रवैया और आपका सम्मान दिखाता है। आप कैसे लिखते हैं, वही लोग याद रखते हैं। राहुल को यह बात दिल में लग गई। वह समझ गया कि हर मेल, हर शब्द उसकी प्रोफेशनल पहचान का हिस्सा है, और यहीं पर एक हल्का सा डर भी पैदा होता है। अगर लिखना इतना ताकतवर है तो बोलना कितना असरदार होगा। राहुल के मन में सवाल उठने लगे। वह सोचने लगा कि मीटिंग में, आमने सामने बातचीत में वह कितना कुछ गलत कर रहा होगा। किताब भी जैसे यही कह रही हो कि अभी तो तुमने सिर्फ लिखना सीखा है, अब असली परीक्षा सामने आने वाली है। अगले हिस्से में जब बात होगी मौखिक कम्युनिकेशन की, तो शायद और भी गहरे सच सामने आएंगे। राहुल को अब यह साफ दिखने लगा था
कि लिखना उसने संभालना शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे ही मीटिंग का नाम आता, दिल फिर थोड़ा भारी हो जाता था। सामने बैठकर बात करना, तुरंत जवाब देना, लोगों के चेहरे पढ़ना, यह सब उसे आज भी असहज करता था। और यहीं तीसरा अध्याय बिल्कुल सही समय पर उसके सामने खुलता है। यह अध्याय मौखिक कम्युनिकेशन की बात करता है, यानी आमने सामने की बातचीत, फोन कॉल, मीटिंग्स और वह सब कुछ जहां शब्दों के साथ साथ इंसान खुद भी मौजूद होता है। लेखक शुरुआत में ही एक लाइन लिखते हैं जो सीधी नस पर हाथ रख देती है। ओरल कम्युनिकेशन इज मोर पर्सनल एंड मोर पावरफुल देन रिटन कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह कि बोलकर कही गई बात में इंसान खुद शामिल होता है। उसकी आवाज, उसका भाव, उसका आत्मविश्वास या डर, सब कुछ। राहुल को यह पढ़कर समझ आया कि शायद यही वजह है कि उसकी मीटिंग्स अक्सर बिगड़ जाती थीं। वह शब्दों से ज्यादा अपने डर के साथ बोलता था। लेखक समझाते हैं कि मौखिक कम्युनिकेशन में सिर्फ क्या कहा गया यह मायने नहीं रखता, बल्कि कैसे कहा गया यह कई गुना ज्यादा असर डालता है। आवाज का उतार चढ़ाव, रुकना, जोर देना, सब मिलकर मैसेज बनाते हैं। एक ही वाक्य प्यार से बोला जाए तो सहारा बन जाता है, और झूंझलाहट से बोला जाए तो हमला लगने लगता है। राहुल को याद आया कि वह अक्सर मीटिंग में तेज बोलने लगता था, जैसे खुद को साबित कर रहा हो। अब उसे समझ आने लगा कि यह आदत उसकी बात को कमजोर बना देती थी। यहां लेखक एक बहुत अहम बात कहते हैं, पीपल लिसन फास्टर देन यू कैन स्पीक। इसका अर्थ यह कि सामने वाला आपकी बात सुनते सुनते आगे सोचने लगता है। अगर आप साफ और क्रम में नहीं बोलते तो उसका ध्यान भटक जाता है। इसलिए मौखिक कम्युनिकेशन में भी तैयारी उतनी ही जरूरी है जितनी लिखने में। राहुल को यह नया नहीं लगा, लेकिन अब इसका वजन समझ में आया। मीटिंग से पहले वह अब सिर्फ एजेंडा नहीं देखता था, बल्कि यह भी सोचता था कि उसे किस क्रम में क्या कहना है। तीसरे अध्याय में सुनने पर जोर दिया गया है, और यह बात राहुल के लिए सबसे बड़ा झटका थी। वह हमेशा मानता था कि उसकी समस्या बोलने की है, सुनने की नहीं। लेकिन किताब कहती है, अच्छा कम्युनिकेशन अच्छा सुनने से शुरू होता है। लेखक लिखते हैं, लिसनिंग इज नॉट द सेम एज हियरिंग। सुनना मतलब शब्दों के पीछे का भाव, चिंता और इरादा समझना। राहुल को याद आया कि वह अक्सर सामने वाले की बात पूरी होने से पहले ही जवाब सोचने लगता था। अब उसे दिखने लगा कि यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। किताब एक सरल अभ्यास बताती है, जब सामने वाला बोल रहा हो तो खुद से पूछो, यह इंसान क्या कहना चाहता है, सिर्फ क्या बोल रहा है नहीं। राहुल ने इसे एक मीटिंग में आजमाया। उसने बीच में टोका नहीं, सिर्फ सुना। मीटिंग के अंत में उसने वही बात दोहराई जो उसने सुनी थी। सामने वाले के चेहरे पर राहत दिखी। उसे पहली बार लगा कि उसकी बात समझी गई है। यह एक छोटी जीत थी, लेकिन असर गहरा था। लेखक बॉडी लैंग्वेज की भी बात करते हैं, लेकिन डराने वाले अंदाज में नहीं। बस इतना कहते हैं कि आपका शरीर भी बोलता है। आंखों का संपर्क, बैठने का तरीका, हाथों की हरकत, ये सब संदेश भेजते हैं। राहुल को एहसास हुआ कि वह अक्सर मीटिंग में झुककर बैठता था, जैसे माफी मांग रहा हो। अब उसने सीधा बैठना शुरू किया, बिना आक्रामक हुए। फर्क साफ दिखने लगा। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां खास है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफन कैरीज मोर वेट देन वर्ड्स। इसका मतलब यह कि कई बार आपके शब्द कम और आपका हाव भाव ज्यादा बोलता है। लेखक समझाते हैं कि अगर शब्द और बॉडी लैंग्वेज मेल नहीं खाते तो लोग बॉडी लैंग्वेज पर भरोसा करते हैं। राहुल को यह बात अंदर तक चुभ गई। उसे समझ आया कि वह शब्दों से आत्मविश्वास दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन शरीर डर दिखा देता था। तीसरे अध्याय में मीटिंग्स पर भी गहरी बात होती है। लेखक कहते हैं कि ज्यादातर मीटिंग्स इसलिए बेकार होती हैं क्योंकि उनका उद्देश्य साफ नहीं होता। लोग बात करते रहते हैं, लेकिन दिशा नहीं होती। राहुल ने यह बात अपने अनुभव से जोड़ी। अब वह हर मीटिंग से पहले एक सवाल पूछता, इस मीटिंग के बाद क्या बदलना चाहिए? अगर जवाब नहीं मिलता तो मीटिंग ही बेकार है। यह सोच उसे जिम्मेदार बनाती गई। किताब यह भी सिखाती है कि मौखिक कम्युनिकेशन में भावनाओं को दबाना नहीं, संभालना जरूरी है।
गुस्सा आए तो उसे पहचानो, लेकिन उसे बातचीत का ड्राइवर मत बनने दो। राहुल ने एक बार मीटिंग में असहमति जताई, लेकिन आवाज ऊंची नहीं की। उसने मैं ऐसा देख रहा हूं जैसे वाक्य इस्तेमाल किए, तुम गलत हो नहीं। माहौल गर्म नहीं हुआ, बात आगे बढ़ी। धीरे धीरे राहुल को लगने लगा कि वह बोलने से डरना छोड़ रहा है। हर बार परफेक्ट बोलना जरूरी नहीं था, ईमानदारी और स्पष्टता ज्यादा मायने रखती थी। तीसरे अध्याय का अंत इसी एहसास के साथ होता है कि मौखिक कम्युनिकेशन एक कला है, लेकिन यह अभिनय नहीं है। यह खुद को बेहतर तरीके से पेश करने का जरिया है, खुद को छुपाने का नहीं। राहुल अब लिख भी रहा था, बोल भी रहा था, सुन भी रहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी उसे परेशान कर रहा था, अगर सामने वाला मान ही न रहा हो तो। अगर आपको किसी को मनाना हो, उसकी सोच बदलनी हो, तो क्या सिर्फ साफ बोलना काफी है? किताब जैसे मुस्कुराकर कह रही हो, अभी तो असली खेल बाकी है। राहुल के मन में अब एक नया डर नहीं, बल्कि एक नई जिज्ञासा थी। लिखना सुधर रहा था, बोलना संभलने लगा था, सुनना उसने सीख लिया था, लेकिन जब बात किसी को मनाने की आती तो दिल फिर से तेज धड़कने लगता था। क्लाइंट को हां कहने के लिए राजी करना, बॉस को नए आइडिया पर भरोसा दिलाना, टीम को बदलाव के लिए तैयार करना, यार यह सब सिर्फ साफ बोलने से नहीं होता। और ठीक यहीं चौथा अध्याय खुलता है, जैसे किताब ने उसके मन की आवाज सुन ली हो। लेखक शुरुआत में ही एक सच्चाई सामने रखते, हैमनाना कोई चालाकी नहीं है, यह धोखा देना नहीं है, यह दबाव बनाना नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन में मनाने का मतलब है सामने वाले को ऐसा निर्णय लेने में मदद करना जो उसके लिए भी सही हो। एक लाइन है जो राहुल के दिल में उतर जाती है, Persuasion is about influencing attitudes and actions through reason and goodwill. इसका मतलब यह कि अगर आपकी नीयत साफ नहीं है तो आपकी बात देर सबेर पकड़ी जाएगी। राहुल को याद आया कि वह पहले मनाने को एक तरह की लड़ाई समझता था, जैसे जीतना है, सामने वाले को झुकाना है, लेकिन किताब उसे बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जा रही थी। लेखक समझाते हैं कि असरदार मनाना हमेशा सामने वाले की जरूरत, डर और लाभ से शुरू होता है, आपके फायदे से नहीं। यहीं से वही पुरानी बात फिर आती है, केंद्रित सोच। लेकिन अब इसका दायरा और गहरा हो जाता है। लेखक बताते हैं कि मनाने की शुरुआत होती है भरोसे से। अगर लोग आप पर भरोसा नहीं करते तो आपके सबसे अच्छे तर्क भी बेकार हो जाते हैं। राहुल को यह पढ़कर थोड़ी चुभन हुई। उसे एहसास हुआ कि वह अक्सर सीधे समाधान पर कूद जाता था, बिना रिश्ता बनाए। किताब यहां साफ कहती है, पहले भरोसा, फिर बात। भरोसा बनाने के लिए आपको ईमानदार, लगातार और सम्मानजनक होना होगा। यह एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक गलत कम्युनिकेशन इसे तोड़ सकता है। चौथे अध्याय में तर्क की बात भी होती है, लेकिन सूखे तरीके से नहीं। लेखक समझाते हैं कि लोग सिर्फ तथ्यों से नहीं मानते, वे अर्थ से मानते हैं। आंकड़े जरूरी हैं, लेकिन उन्हें इंसानी संदर्भ में रखो। राहुल को याद आया कि वह एक प्रेजेंटेशन में सिर्फ नंबर दिखाता रहा, लेकिन क्लाइंट का चेहरा खाली था। अब उसे समझ आया कि उसने यह नहीं बताया कि इन नंबरों से क्लाइंट की जिंदगी कैसे आसान होगी। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो बहुत काम की है, पीपल आर पर्सुएडेड बाय बेनिफिट्स नॉट फीचर्स। इसका मतलब यह कि सामने वाला यह नहीं जानना चाहता कि आपका आइडिया क्या है, वह यह जानना चाहता है कि उससे उसे क्या मिलेगा। राहुल ने अगली बार यही किया। उसने फीचर नहीं गिनाए, बल्कि फायदे बताए। और पहली बार उसने देखा कि लोग आगे झुककर सुन रहे हैं। किताब भावनाओं की भूमिका को भी छुपाती नहीं है। लेखक साफ कहते हैं कि बिजनेस भी इंसानों का खेल है और इंसान भावनाओं से चलते हैं। डर, उम्मीद, गर्व, ये सब निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लेकिन चेतावनी भी देते हैं कि भावनाओं का गलत इस्तेमाल भरोसा तोड़ देता है। राहुल को यह संतुलन समझने में वक्त लगा, लेकिन वह सीख रहा था कि भावना को जगाना और भावना से खेलना दो अलग बातें हैं। एक बहुत व्यावहारिक तकनीक किताब बताती है, आपत्ति को दुश्मन मत समझो। जब सामने वाला सवाल करता है या असहमति जताता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह खिलाफ है।
इसका मतलब यह है कि वह सोच रहा है। राहुल ने पहले आपत्तियों से घबराना सीखा था, अब उसने उन्हें सुनना शुरू किया। उसने पाया कि कई बार आपत्ति ही असली जरूरत का संकेत होती है। लेखक कहते हैं कि मनाने में दबाव नहीं, विकल्प देने चाहिए। अगर सामने वाले को लगे कि उसके पास चुनाव है तो वह ज्यादा खुला रहता है। राहुल ने एक मीटिंग में यह आजमाया। उसने एक ही रास्ता नहीं रखा, दो विकल्प रखे। अचानक माहौल बदल गया। बातचीत लड़ाई नहीं रही, चर्चा बन गई। चौथे अध्याय के अंत में किताब एक बहुत गहरी बात कहती है, असली मनाना तब होता है जब सामने वाला यह महसूस करे कि फैसला उसका अपना है। आपने सिर्फ रास्ता साफ किया है। राहुल को यह समझते ही एक अजीब सी शांति मिली। उसे अब हर बातचीत जीतने की जरूरत नहीं लगती थी। उसे सिर्फ ईमानदारी से अपनी बात रखने की जरूरत थी। लेकिन जैसे ही उसे यह आत्मविश्वास मिलने लगा, एक नई चुनौती सामने खड़ी हो गई। मनाने में शब्द, तर्क और भावना तो हैं, लेकिन अगर गलत समय, गलत माध्यम या गलत माहौल हो तो सब बेकार हो जाता है। राहुल सोचने लगा, कब बोलना है, कब लिखना है, कब चुप रहना है। किताब भी जैसे अगले पन्ने पलटते हुए कह रही हो, अब हम इस बारीकी पर आएंगे। राहुल को अब यह एहसास होने लगा था कि सही शब्द चुन लेना, तर्क गढ़ लेना या भावना जोड़ देना ही सब कुछ नहीं है। कई बार उसने बिल्कुल सही बात कही, लेकिन गलत समय पर, या सही माध्यम चुना ही नहीं, और फिर बात बिगड़ गई। 5वां अध्याय ठीक इसी सूक्ष्म लेकिन निर्णायक सवाल पर आता है, कब, कहां और किस माध्यम से कम्युनिकेशन किया जाए। यार, यह वह जगह है जहां अच्छे कम्युनिकेटर और औसत कम्युनिकेटर के बीच असली फर्क दिखता है। लेखक शुरुआत में ही एक सीधी बात कहते हैं, द मीडियम इज पार्ट ऑफ द मैसेज। इसका मतलब यह कि आप क्या कह रहे हैं, उससे पहले यह मायने रखता है कि आप कैसे कह रहे हैं। मेल, कॉल, मीटिंग, मैसेज या आमने सामने। राहुल को यह लाइन पढ़कर पिछले कई फेल अनुभव याद आ गए। उसने एक बार व्हाट्सएप पर गंभीर फीडबैक दे दिया था और सामने वाला बुरी तरह आहत हो गया था। अब समझ आ रहा था कि गलती शब्दों की नहीं, माध्यम की थी। किताब समझाती है कि हर माध्यम की अपनी ताकत और सीमा होती है। लिखित माध्यम रिकॉर्ड के लिए अच्छा है, लेकिन भावनाओं के लिए कमजोर। मौखिक माध्यम जल्दी असर करता है, लेकिन भूलने की संभावना ज्यादा होती है। आमने सामने बातचीत सबसे ताकतवर होती है, लेकिन समय और ऊर्जा मांगती है। राहुल को पहली बार लगा कि कम्युनिकेशन कोई एक टूल नहीं, बल्कि टूल बॉक्स है, और हर काम के लिए सही टूल चुनना समझदारी है। लेखक एक बहुत व्यावहारिक नियम देते हैं, जितनी ज्यादा जटिलता और भावना, उतना समृद्ध माध्यम। मतलब अगर बात साधारण सूचना की है तो मेल ठीक है, लेकिन अगर बात विवाद, बदलाव या फीडबैक की है तो आमने सामने या कम से कम कॉल जरूरी है। राहुल ने यह नियम अपनाया और देखा कि कई अनावश्यक गलतफहमियां अपने आप खत्म हो गईं। 5वें अध्याय में टाइमिंग पर भी गहरी बात होती है। लेखक कहते हैं कि सही बात गलत समय पर कही जाए तो वह भी गलत बन जाती है। थका हुआ बॉस, तनाव में टीम या दबाव में क्लाइंट, इन स्थितियों में सबसे अच्छी दलील भी बेअसर हो सकती है। राहुल ने पहले इसे अपनी किस्मत मान लिया था। अब उसे समझ आया कि टाइमिंग भी एक कौशल है। कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है, यह समझना सीखना पड़ता है। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो बहुत सटीक है, टाइमिंग कैन टर्न अ येस इनटू अ नो एंड अ नो इनटू अ येस। इसका मतलब यह कि सही समय पर कही गई बात चमत्कार कर सकती है। राहुल ने इसे एक छोटे प्रयोग में आजमाया। उसने एक सुझाव तुरंत देने के बजाय अगले दिन का इंतजार किया, जब माहौल शांत था। परिणाम बिल्कुल अलग निकला। लेखक चैनल चयन की बात करते हुए एक आम गलती बताते हैं, भीड़ में बात करना। सार्वजनिक जगह पर दिया गया फीडबैक अक्सर व्यक्ति को रक्षात्मक बना देता है। राहुल को यह बात चुभी। उसने कई बार अनजाने में लोगों को सबके सामने सुधार दिया था। अब उसने यह आदत बदली, निजी बात निजी में। असर साफ दिखा, लोग खुलकर सुनने लगे। 5वां अध्याय यह भी सिखाता है कि कम्युनिकेशन सिर्फ भेजना नहीं, फॉलो अब भी है। आपने बात कही, लेकिन क्या वह पहुंची? क्या समझी गई? लेखक सलाह देते हैं कि बड़े निर्णयों के बाद
संक्षेप में दोहराना, लिखित पुष्टि देना या अगले कदम साफ करना जरूरी है। राहुल ने देखा कि इससे भ्रम कम हुआ और भरोसा बढ़ा। धीरे धीरे राहुल को यह समझ आने लगा कि कम्युनिकेशन कोई एक पल की क्रिया नहीं है, यह एक प्रवाह है। सही माध्यम, सही समय और सही माहौल मिलकर ही असर बनाते हैं। अब वह हर बातचीत से पहले खुद से 3 सवाल पूछता। क्या यह सही माध्यम है? क्या यह सही समय है? और क्या यह सही जगह है? ये छोटे सवाल उसकी बड़ी गलतियां रोकने लगे। अध्याय के अंत में लेखक एक शांत लेकिन गहरी बात कहते हैं, कभी सबसे अच्छा कम्युनिकेशन चुप रहना होता है। हर बात का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, हर संदेश भेजना भी जरूरी नहीं। राहुल को यह सीख सबसे कठिन लगी, लेकिन सबसे मूल्यवान भी। उसने पहली बार महसूस किया कि नियंत्रण सिर्फ बोलने में नहीं, रुकने में भी होता है। और यहीं पर कहानी एक नए मोड़ पर आती है। राहुल अब शब्दों, तर्कों, भावनाओं, माध्यम और समय सब पर ध्यान देने लगा था। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। जब सब कुछ ठीक करने की कोशिश में भी टकराव हो जाए, जब मतभेद बढ़ जाए, तब क्या? किताब जैसे धीरे से कह रही हो, हम उस सच पर आएंगे जिससे कोई भी बिजनेस रिश्ता बच नहीं पाता। राहुल अब यह मानने लगा था कि कम्युनिकेशन पर उसका कंट्रोल पहले से कहीं बेहतर हो गया है। लेकिन जिंदगी, खासकर काम की जिंदगी, इतनी सीधी कहां होती है। सब कुछ सही करते हुए भी कभी कभी टकराव हो ही जाता है। कोई बात गलत समझ ली जाती है, कोई फैसला किसी को चुभ जाता है, कोई ईगो बीच में आ जाता है। और यहीं छठा अध्याय उस सच्चाई से सामना कराता है जिससे कोई भी प्रोफेशनल रिश्ता बच नहीं पाता, कॉन्फ्लिक्ट यानी टकराव। लेखक शुरुआत में ही एक बात साफ कर देते हैं कि टकराव कोई असफलता नहीं है। यह इस बात का संकेत है कि लोग परवाह करते हैं। अगर किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो वह बहस भी नहीं करेगा। राहुल को यह पढ़कर थोड़ी राहत मिली। उसे हमेशा लगता था कि टकराव मतलब कुछ बहुत गलत हो गया। लेकिन किताब कहती है गलत टकराव नहीं, गलत तरीके से टकराव को संभालना है। एक लाइन जो यहां बहुत असर करती है, कॉन्फ्लिक्ट इज इनेविटेबल बट डिस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट इज ऑप्शनल। मतलब टकराव तो आएगा ही, लेकिन वह नुकसान करेगा या नहीं, यह आपके कम्युनिकेशन पर निर्भर है। राहुल को यह बात जैसे सीधी जिम्मेदारी सौंप रही थी। अब वह खुद को पीड़ित नहीं, भागीदार समझने लगा। लेखक समझाते हैं कि टकराव अक्सर मुद्दे से नहीं, भावना से बिगड़ता है। बात काम की होती है, लेकिन चोट अहंकार को लगती है। राहुल ने यह बात अपने अनुभव से जोड़ ली। उसे याद आया कि एक बार उसने सही सुझाव दिया था, लेकिन गलत लहजे में। सामने वाले ने सुझाव नहीं सुना, बस लहजा सुना। अब किताब उसे सिखा रही थी कि टकराव में पहला काम है मुद्दे और व्यक्ति को अलग करना। समस्या समस्या है, इंसान इंसान। यहां लेखक एक बहुत काम की तकनीक बताते हैं, आई से बात करना। तुम हमेशा ऐसा करते हो, कहने से सामने वाला दीवार खड़ी कर लेता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, कहने से बातचीत खुलती है। राहुल ने इसे एक कठिन बातचीत में आजमाया। उसने आरोप नहीं लगाया, सिर्फ अपनी भावना बताई। बहस नहीं हुई, संवाद हुआ। यह उसके लिए एक बड़ी जीत थी। छठे अध्याय में सुनने की अहमियत फिर से सामने आती है, लेकिन इस बार और गहराई के साथ। लेखक कहते हैं कि टकराव में लोग सुनने नहीं, जीतने आते हैं, और यहीं से नुकसान शुरू होता है। अगर आप सच में सामने वाले की बात समझने की कोशिश करें, तो आधा टकराव वहीं पिघल जाता है। राहुल ने महसूस किया कि कई बार सामने वाला बस यह चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, मानी जाए, यह जरूरी नहीं। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत सटीक है, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इसका मतलब यह कि पहले समझने की कोशिश करो, फिर खुद को समझाओ। राहुल ने इसे अपना नियम बना लिया। उसने देखा कि जब वह पहले सुनता है, तो सामने वाला भी बाद में उसे सुनने को तैयार होता है। किताब यह भी बताती है कि हर टकराव को जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी रिश्ता बचाना मुद्दा जीतने से ज्यादा जरूरी होता है। राहुल को यह बात सबसे मुश्किल लगी। उसका अंदर का अहंकार अक्सर कहता था कि सही साबित होना जरूरी है, लेकिन अब वह सीख रहा था कि सही होना और समझदारी से पेश आना
हमेशा एक चीज नहीं होती। लेखक टकराव से बचने और टकराव को दबाने में फर्क बताते हैं। टकराव से भागना समस्या को बढ़ाता है और टकराव को दबाना उसे अंदर ही अंदर सड़ा देता है। सही रास्ता है सम्मान के साथ, समय पर, साफ शब्दों में बात करना। राहुल ने यह बात दिल से मान ली। उसने एक पुराना मुद्दा उठाया जिसे वह महीनों से टाल रहा था। बातचीत आसान नहीं थी, लेकिन खत्म होने के बाद मन हल्का था। अध्याय के अंत में किताब एक गहरी सीख देती है, टकराव आपको बेहतर कम्युनिकेटर बना सकता है, अगर आप उसे सीखने का मौका माने। राहुल अब टकराव से डरता नहीं था, लेकिन लापरवाह भी नहीं था। वह जान गया था कि हर मुश्किल बातचीत उसके कौशल की परीक्षा है और हर परीक्षा उसे थोड़ा बेहतर बना सकती है। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब वह सबसे कठिन हिस्से से गुजर चुका है, किताब एक नई दिशा दिखाती है। क्योंकि टकराव सिर्फ बराबरी वालों के बीच नहीं होता। असली चुनौती तब आती है जब कम्युनिकेशन सत्ता, पद और अधिकार के साथ जुट जाता है। बॉस, टीम और संगठन की पूरी संरचना। राहुल के मन में सवाल उठने लगे। ऊपर बात कैसे करें, नीचे कैसे? किताब जैसे कह रही हो, हम पावर और प्रोफेशनल रिश्तों की बात करेंगे। राहुल ने टकराव से निपटना सीख लिया था, लेकिन अब उसके सामने एक और पेचीदा सच्चाई खड़ी थी। हर बातचीत बराबरी की नहीं होती। कहीं बॉस होता है, कहीं जूनियर, कहीं क्लाइंट, कहीं टीम। शब्द वही होते हैं, लेकिन शक्ति का संतुलन बदलते ही अर्थ बदल जाता है। 7वां अध्याय ठीक इसी नाजुक इलाके में उतरता है। सत्ता, पद और प्रोफेशनल रिश्तों के बीच कम्युनिकेशन। लेखक शुरुआत में ही साफ कर देते हैं कि पावर अपने आप में न अच्छी होती है, न बुरी। यह बस एक वास्तविकता है। सवाल यह है कि आप इसे पहचानते हैं या नजरअंदाज करते हैं। एक लाइन राहुल के दिमाग में गूंजती है, पावर डिफरेंसेस शेप हाउ मैसेजेस आर सेंट, रिसीव्ड एंड इंटरप्रेटेड। मतलब यह कि जब सामने वाला आपसे ऊपर या नीचे होता है, तो वही बात अलग तरह से सुनी जाती है। राहुल को याद आया कि उसने एक बार बॉस से बिल्कुल सही बात कही थी, लेकिन समय और अंदाज ऐसा था कि बात उल्टी पड़ गई। अध्याय समझाता है कि ऊपर की ओर कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा सोच समझ मांगता है। बॉस को बात कहते समय लोग या तो बहुत डर जाते हैं या बहुत आक्रामक हो जाते हैं। दोनों ही गलत। लेखक कहते हैं कि ऊपर बात करते समय समाधान के साथ जाना चाहिए, सिर्फ समस्या लेकर नहीं। राहुल ने यह सीख अपनाई। अगली बार जब उसने एक दिक्कत उठाई, तो साथ में 2 संभावित समाधान भी रखे। बॉस का रवैया बदल गया। पहली बार उसे लगा कि उसकी बात सुनी ही नहीं गई, सराही भी गई। यहां किताब एक अहम चेतावनी देती है। चापलूसी और सम्मान में फर्क होता है। चापलूसी भरोसा तोड़ती है, सम्मान भरोसा बनाता है। राहुल को यह लाइन चुभ गई, क्योंकि वह कभी कभी हां में हां मिलाकर खुद को सुरक्षित महसूस करता था। अब उसे समझ आ रहा था कि ईमानदारी सही शब्दों में कही जाए तो सम्मान बढ़ाती है। नीचे की ओर कम्युनिकेशन पर किताब और भी सख्त है। लेखक कहते हैं कि पद का इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए नहीं, स्पष्टता और सुरक्षा देने के लिए होना चाहिए। राहुल अब एक छोटी टीम लीड कर रहा था। पहले वह या तो बहुत सख्त हो जाता था या बहुत ढीला। किताब उसे संतुलन सिखा रही थी। निर्देश साफ हों, अपेक्षाएं स्पष्ट हों और गलती पर इंसान को नहीं, काम को ठीक किया जाए। एक अंग्रेजी पंक्ति यहां बहुत काम की है, अथॉरिटी कम्स फ्रॉम क्लैरिटी नॉट इंटिमिडेशन। इसका मतलब यह कि असली अधिकार डर से नहीं, स्पष्टता से आता है। राहुल ने देखा कि जब उसने काम और अपेक्षाएं साफ बताईं, तो उसे आवाज ऊंची करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अध्याय क्रॉस फंक्शनल कम्युनिकेशन की भी बात करता है, जब अलग अलग टीमों, विभागों या संस्कृतियों के लोग साथ काम करते हैं। यहां पावर सिर्फ पद से नहीं, जानकारी से भी आती है। कोई तकनीकी रूप से मजबूत है, कोई बिजनेस समझता है। राहुल को एहसास हुआ कि वह कभी कभी अपनी जानकारी को ही हथियार बना लेता था। किताब उसे सिखाती है कि ज्ञान बांटने से ताकत कम नहीं होती, भरोसा बढ़ता है। लेखक यह भी बताते हैं कि पावर डायनेमिक्स में चुप्पी बहुत कुछ कहती है। मीटिंग में जो नहीं बोला गया, वह भी मैसेज है। अगर जूनियर चुप हैं, तो शायद वे सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। राहुल ने इसे नोटिस करना शुरू किया।
उसने सवाल पूछे, जगह दी। धीरे धीरे टीम खुलने लगी। अध्याय का अंत एक गहरी समझ के साथ होता है, पद अस्थायी है, रिश्ते स्थायी हो सकते हैं। आज आप ऊपर हैं, कल नीचे हो सकते हैं। आपका कम्युनिकेशन यह तय करता है कि लोग आपको याद कैसे रखेंगे। राहुल को यह सोच अंदर तक छू गई। उसे लगने लगा कि असली प्रोफेशनलिज्म यह नहीं कि आप कितना जानते हैं, बल्कि यह कि आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। जब लोग, पद और भावनाएं मिलते हैं तो एक और चुनौती उभरती है, संस्कृति, विविधता और अलग अलग पृष्ठभूमियां। राहुल सोचने लगा, अगर सामने वाला मेरी तरह सोचता ही न हो तो। किताब जैसे अगले पन्ने पलटते हुए कह रही हो, हम इस फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। राहुल को अब यह मानना पड़ रहा था कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी गलती यह मान लेना है कि सामने वाला आपकी तरह ही सोचता है। वही भाषा, वही संकेत, वही मतलब। लेकिन जैसे ही वह अलग टीमों, अलग शहरों और अलग बैकग्राउंड के लोगों के साथ काम करने लगा, यह भ्रम टूटने लगा। 8वां अध्याय ठीक इसी टूटन से शुरू होता है। संस्कृति, विविधता और अलग अलग नजरियों के बीच कम्युनिकेशन। लेखक शुरुआत में ही एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात कहते हैं, कल्चर इन्फ्लुएंसेस हाउ पीपल कम्युनिकेट। इसका मतलब यह कि लोग क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और कब चुप रहते हैं, यह सब उनकी परवरिश, समाज, काम की संस्कृति और अनुभव से बनता है। राहुल को याद आया कि एक बार उसने मीटिंग में सीधे न कह दिया था और सामने वाला अचानक ठंडा पड़ गया। बाद में समझ आया कि उस व्यक्ति के लिए सीधा न असम्मान जैसा था। किताब समझाती है कि संस्कृति सिर्फ देश या भाषा नहीं होती, यह ऑफिस की भी होती है, टीम की भी, और यहां तक कि हर इंसान की अपनी छोटी संस्कृति होती है। कोई खुलकर बोलता है, कोई इशारों में, कोई बहस को स्वस्थ मानता है, कोई उसे टकराव समझता है। राहुल ने महसूस किया कि वह अपनी शैली को ही नॉर्मल मानकर चलता था। अब किताब उसे सिखा रही थी कि नॉर्मल हर किसी के लिए अलग होता है। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो बहुत कुछ साफ कर देती है, असम्पशंस आर द एनिमी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब यह कि अनुमान सबसे बड़े दुश्मन हैं। राहुल ने समझा कि जब वह मान लेता है कि सामने वाला उसकी बात उसी तरह लेगा, तो वहीं से गड़बड़ शुरू होती है। अब वह सवाल पूछने लगा, स्पष्ट करने लगा, बजाय यह मान लेने के कि सब समझ गए हैं। अध्याय विविधता की बात करते हुए डराता नहीं है, बल्कि आसान बनाता है। लेखक कहते हैं कि अलग अलग लोग होना समस्या नहीं है, समस्या है उन्हें एक ही सांचे में ढालने की कोशिश। राहुल को यह बात राहत देने वाली लगी। उसे अब यह जरूरी नहीं लगने लगा कि हर कोई उसकी तरह बोले या सोचे। उसे बस यह देखना था कि काम कैसे आगे बढ़े। किताब यह भी बताती है कि भाषा की छोटी छोटी बातें बड़ा फर्क ला सकती हैं। मजाक जो एक के लिए हल्का है, दूसरे के लिए अपमान हो सकता है। चुप्पी जो एक के लिए सहमति है, दूसरे के लिए असहमति। राहुल ने अब पहले से ज्यादा ध्यान देना शुरू किया, चेहरे के भाव, प्रतिक्रिया का समय, सवालों का तरीका। वह धीरे धीरे बेहतर पढ़ने लगा कि सामने वाला क्या सहज मानता है। एक बहुत काम की सीख यहां दी जाती है, जब शक हो तो स्पष्टता चुनो। लेखक कहते हैं कि यह मान लेना कि सामने वाला नाराज है या सहमत है खतरनाक है, पूछ लेना बेहतर है। राहुल ने एक मीटिंग के बाद सीधे पूछ लिया, क्या यह दिशा आपको ठीक लग रही है? जवाब ने कई गलतफहमियां वहीं खत्म कर दी। अध्याय समावेशन की बात भी करता है। सिर्फ अलग अलग लोगों का होना काफी नहीं, उन्हें बोलने की जगह देना भी जरूरी है। राहुल को यह बात चुभी क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुछ आवाजें वह अनजाने में दबा देता था। अब उसने मीटिंग में सबको बोलने का मौका देना शुरू किया। शुरुआत में अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे टीम की समझ और भरोसा दोनों बढ़ने लगे। 8वें अध्याय के अंत में किताब एक बहुत शांत लेकिन ताकतवर बात कहती है। अच्छा कम्युनिकेशन दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, खुद को थोड़ा लचीला बनाता है। राहुल को यह बात अंदर तक उतर गई। उसे लगने लगा कि जितना वह खुद को ढाल रहा है, उतना ही उसका काम आसान हो रहा है। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब वह लोगों के फर्क को समझने लगा है,
एक और चुनौती सामने आ गई, क्योंकि हर कम्युनिकेशन इंसान से इंसान के बीच नहीं होता। अब बहुत कुछ स्क्रीन के जरिए होता है, ईमेल, मैसेज, वीडियो कॉल। राहुल के मन में सवाल उठा, जब इंसान सामने ही न हो तब असरदार कम्युनिकेशन कैसे होगा। किताब जैसे अगली सांस लेते हुए कह रही हो, अब हम डिजिटल दुनिया की बात करेंगे। राहुल को अब यह साफ दिखने लगा था कि दुनिया बदल चुकी है। बातचीत अब सिर्फ कमरे में बैठकर नहीं होती, स्क्रीन बीच में आ गई है। मेल, मैसेज, वीडियो कॉल, सब कुछ तेज है, लेकिन उतना ही नाजुक भी। 9वां अध्याय ठीक इसी बदलती हुई हकीकत से शुरू होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन। और यार, यह वह जगह है जहां सबसे ज्यादा गलतफहमियां पैदा होती हैं, बिना आवाज उठे, बिना चेहरा दिखे। लेखक शुरुआत में ही एक सीधी बात कहते हैं, टेक्नोलॉजी स्पीड्स अप कम्युनिकेशन बट इट डज नॉट गारंटी अंडरस्टैंडिंग। मतलब यह कि मैसेज सेकंड में पहुंच सकता है, लेकिन समझ फिर भी अधूरी रह सकती है। राहुल को यह पढ़ते ही अपने इनबॉक्स की याद आ गई। लंबी मेल थ्रेड्स, आधे जवाब और बढ़ता हुआ तनाव। उसे एहसास हुआ कि डिजिटल कम्युनिकेशन में स्पीड अक्सर स्पष्टता को कुचल देती है। किताब समझाती है कि डिजिटल माध्यम में सबसे बड़ा नुकसान होता है टोन का। शब्द वही रहते हैं, लेकिन आवाज, चेहरा और भाव गायब हो जाते हैं। एक साधारण सा वाक्य ठीक है भी सहमति लग सकता है और बेरुखी भी। राहुल को याद आया कि एक बार उसने ओके लिखा था और सामने वाला नाराज हो गया था। अब उसे समझ आया कि गलती शब्द की नहीं, संदर्भ की थी। यहां एक अंग्रेजी लाइन बहुत काम की आती है, इन डिजिटल कम्युनिकेशन क्लैरिटी मस्ट रिप्लेस टोन। इसका मतलब यह कि जहां टोन नहीं दिखती, वहां स्पष्टता को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। राहुल ने अब छोटे, अधूरे जवाब देने बंद कर दिए। वह 2 लाइन और लिख देता था, लेकिन बात साफ कर देता था। नतीजा, कम सवाल, कम गुस्सा। लेखक डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए एक अहम नियम बताते हैं। मान लो कि सामने वाला आपकी बात गलत भी समझ सकता है, इसलिए पहले से ही साफ लिखो। राहुल ने इसे अपनाया। उसने जस्ट चेकिंग जैसे शब्दों को स्थिति समझने के लिए पूछ रहा हूं मैं बदला। फर्क छोटा था, लेकिन असर बड़ा। 9वां अध्याय वीडियो कॉल्स की भी बात करता है। लेखक कहते हैं कि वीडियो कॉल आमने सामने की नकल है, लेकिन बराबरी नहीं। कैमरा ऑन होना, आंखों की दिशा और ध्यान सब मायने रखते हैं। राहुल को एहसास हुआ कि वह अक्सर कैमरा ऑफ रखता था और मल्टीटास्किंग करता था। अब उसने खुद को बदला, कैमरा ऑन, नोटिफिकेशन साइलेंट। सामने वाले को यह महसूस होने लगा कि वह मौजूद है। किताब चेतावनी देती है कि डिजिटल कम्युनिकेशन में गुस्सा सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यहां रुकने का मौका कम होता है। लेखक सलाह देते हैं, अगर भावना तेज हो तो भेजो मत। राहुल ने यह नियम खुद पर लागू किया। उसने कई मेल ड्राफ्ट में छोड़ी, भेजी नहीं। अगली सुबह जब पढ़ा तो खुद को धन्यवाद दिया। यहां एक और गहरी बात आती है, साइलेंस ऑनलाइन इज ऑल्सो अ मैसेज। मतलब यह कि जवाब न देना भी एक मैसेज है। राहुल ने पहले इसे नजरअंदाज किया था। अब वह समझने लगा कि देर से जवाब देना या बिल्कुल न देना रिश्ते को कैसे प्रभावित करता है। उसने छोटे छोटे एक्नॉलेजमेंट्स भेजना शुरू किया, मिल गया, देख रहा हूं। रिश्ते हल्के होने लगे। किताब यह भी बताती है कि डिजिटल माध्यम में हर बात लिखने लायक नहीं होती। कुछ बातें कॉल या आमने सामने बेहतर होती हैं। राहुल ने अब खुद से पूछना शुरू किया, अगर यह बात गलत समझी जा सकती है तो क्या मुझे लिखना चाहिए। कई बार उसने फोन उठाया और समस्या वहीं सुलझ गई। 9वें अध्याय का अंत एक सच्चाई के साथ होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन सुविधा देता है, लेकिन जिम्मेदारी भी बढ़ाता है। आपके शब्द स्क्रीन पर अकेले खड़े होते हैं, उन्हें सहारा देने के लिए आप मौजूद नहीं होते। राहुल को यह एहसास थोड़ा डरावना लगा, लेकिन जरूरी भी। वह अब हर मैसेज भेजने से पहले एक पल रुकता था, और यहीं से एक नया सवाल जन्म लेता है। अगर शब्द इतने असरदार हैं, चाहे बोले जाए या लिखे जाए, तो उन्हें इस तरह कैसे रखा जाए कि लोग सुने, याद रखें और माने भी। राहुल को लगने लगा कि अब बारी है उस कला की जहां शब्द सिर्फ सही नहीं, असरदार भी बनने चाहिए। राहुल अब इस मोड पर आ चुका था
जहां उसे यह समझ में आने लगा था कि शब्द सिर्फ सही होना काफी नहीं है। सही शब्द भी अगर असर नहीं छोड़ फाड़ रहे तो कहीं न कहीं कमी है। लोग सुन तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रखते, या याद रखते हैं लेकिन कुछ करते नहीं। 10वां अध्याय ठीक इसी बेचैनी से जन्म लेता है। ऐसा कैसे बोला और लिखा जाए कि बात सिर्फ पहुंचे नहीं, टिके भी। लेखक शुरुआत में ही एक गहरी बात कहते हैं, पीपल रिमेंबर मैसेजेस दैट आर स्ट्रक्चर्ड, सिंपल एंड मीनिंगफुल। इसका मतलब यह कि असरदार कम्युनिकेशन जादू नहीं है, यह डिजाइन है। राहुल को यह शब्द डिजाइन अजीब लगा, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया उसे समझ आया कि हर अच्छी बात के पीछे एक सोच होती है, एक क्रम होता है। किताब समझाती है कि दिमाग बिखरी हुई बातों को पसंद नहीं करता। अगर आप 5 पॉइंट एक साथ फेंक देंगे तो सामने वाला 2 ही याद रखेगा। इसलिए लेखक जोर देते हैं कि अपने मैसेज को सीमित करो, कम कहो, साफ कहो। राहुल को याद आया कि वह अक्सर सब कुछ एक साथ कहने की कोशिश करता था, जैसे कहीं कुछ छूट न जाए। अब उसे समझ आया कि ज्यादा कहना अक्सर कम असर करता है। यहां एक अंग्रेजी लाइन बहुत काम की है, लेस इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंटेड हैज मोर इम्पैक्ट देन मोर इंफॉर्मेशन पूरली ऑर्गेनाइज्ड। मतलब यह कि थोड़ी जानकारी अगर सही तरह से रखी जाए तो ज्यादा असर करती है। राहुल ने इसे एक प्रेजेंटेशन में आजमाया। उसने स्लाइड्स कम की, शब्द घटाए और बात को एक मुख्य संदेश के इर्द गिर्द रखा। पहली बार उसे लगा कि लोग सच में सुन रहे हैं। 10वें अध्याय में कहानी की ताकत पर भी बात होती है, लेकिन बहुत संतुलित तरीके से। लेखक कहते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन में कहानी का मतलब ड्रामा नहीं, संदर्भ है। एक छोटा सा उदाहरण, एक सच्ची स्थिति जो बात को जमीन से जोड़ दे। राहुल ने देखा कि जब वह सिर्फ नियम बताता था लोग ऊब जाते थे, लेकिन जब वह एक छोटा अनुभव जोड़ देता था तो वही नियम समझ में आ जाता था। किताब चेतावनी भी देती है, कहानी को संदेश पर हावी मत होने दो। कहानी सहारा है, केंद्र नहीं। राहुल को यह बात पसंद आई क्योंकि वह कभी कभी डरता था कि कहानी सुनाने से प्रोफेशनलिज्म कम हो जाएगा। अब उसे समझ आया कि सही मात्रा में कहानी भरोसा बनाती है। लेखक आवाज और शब्दों की लय की बात करते हैं। एक जैसे वाक्य, एक ही टोन दिमाग को सुला देती है। जोर, रुकावट, सवाल ये सब ध्यान खींचते हैं। राहुल ने इसे बोलते समय अपनाया। वह हर बात एक ही गति से नहीं कहता था। जहां जरूरी था वहां रुकता था। असर तुरंत दिखा। 10वें अध्याय में एक और महत्वपूर्ण सीख है, मुख्य संदेश को दोहराना। लोग पहली बार में सब नहीं पकड़ते। दोहराना कमजोरी नहीं है अगर वह अलग शब्दों में हो। राहुल को पहले लगता था कि बार बार कहना मूर्खता है। अब वह समझ गया था कि दोहराना समझदारी है। एक बहुत गहरी अंग्रेजी पंक्ति यहां आती है, इफ योर ऑडियंस रिमेंबर्स ओनली वन थिंग, मेक श्योर इट्स द राइट वन। इसका मतलब यह कि हर बातचीत का एक दिल होना चाहिए। राहुल ने अब हर मीटिंग से पहले तय करना शुरू किया, अगर लोग सिर्फ एक बात लेकर जाए तो वह कौन सी होनी चाहिए। यह सवाल उसकी कम्युनिकेशन को धार देने लगा। अध्याय के अंत में किताब एक शांत लेकिन सख्त सच कहती है, सरदार कम्युनिकेशन खुद को दिखाने के लिए नहीं, बात को जिंदा रखने के लिए होता है। राहुल को यह बात अंदर तक उतर गई। उसे अब तालियां नहीं चाहिए थीं, उसे परिणाम चाहिए थे। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब वह बात को असरदार बनाना सीख गया है, एक और चुनौती सामने खड़ी थी। असर तब टिकता है जब लोग आप पर भरोसा करते हैं। अगर भरोसा न हो तो सबसे खूबसूरत शब्द भी खोखले लगते हैं। राहुल के मन में सवाल उठा, भरोसा बनता कैसे है और कम्युनिकेशन उसमें क्या भूमिका निभाता है। किताब जैसे अगले पन्ने पलटते हुए कह रही हो, हम विश्वास की बात करेंगे। राहुल को अब साफ दिखने लगा था कि असरदार शब्दों से भी एक चीज बड़ी होती है, भरोसा। अगर भरोसा नहीं है तो सही बात भी शक लगती है, और अगर भरोसा है तो अधूरी बात भी समझ ली जाती है। 11वां अध्याय इसी नाजुक लेकिन सबसे ताकतवर आधार पर टिकता है, विश्वास और कम्युनिकेशन का रिश्ता। लेखक शुरुआत में ही एक सीधी लेकिन भारी लाइन रखते हैं, ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसका मतलब यह कि कम्युनिकेशन की इमारत चाहे जितनी सुंदर हो,
अगर नींव भरोसे की नहीं है तो वह गिर जाएगी। राहुल को यह पढ़ते हुए अपने पुराने अनुभव याद आने लगे। कुछ लोग थे जिनकी बात वह आधी सुनकर भी मान लेता था, और कुछ ऐसे जिनकी पूरी बात सुनकर भी शक रहता था। फर्क शब्दों का नहीं था, भरोसे का था। किताब समझाती है कि भरोसा किसी एक बड़े काम से नहीं बनता, ये छोटे छोटे व्यवहारों से बनता है। समय पर जवाब देना, जो कहा वह करना, और जो नहीं कर सकते उसे साफ कहना। राहुल को यह बात थोड़ी असहज लगी, क्योंकि वह कई बार देखते हैं कहकर बात टाल देता था। अब उसे समझ आ रहा था कि यह आदत भरोसा धीरे धीरे खोखला कर देती है। यहां एक अंग्रेजी पंक्ति आती है जो बहुत चुपचाप चोट करती है। क्रेडिबिलिटी इज बिल्ट व्हेन एक्शंस मैच वर्ड्स। मतलब यह कि आप क्या कहते हैं उससे ज्यादा मायने रखता है कि आप क्या करते हैं। राहुल ने खुद से सवाल किया, क्या मैं अपने वादों पर खरा उतरता हूं? कुछ जवाब उसे पसंद नहीं आए, लेकिन यही ईमानदारी उसे आगे बढ़ा रही थी। लेखक भरोसे के 3 स्तंभ बताते हैं, बिना किसी भारी ढांचे के क्षमता, ईमानदारी और नियत। क्षमता मतलब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। ईमानदारी मतलब आप सच बोलते हैं। और नियत मतलब सामने वाले को यह भरोसा हो कि आप उसका नुकसान नहीं चाह रहे। राहुल को एहसास हुआ कि वह क्षमता पर तो काम करता रहा, लेकिन नियत को शब्दों में जताना भूल जाता था। अब उसने यह बदलना शुरू किया। वह यह भी बताने लगा कि वह किसी सुझाव से सामने वाले का फायदा कैसे देख रहा है। किताब यह भी साफ कहती है कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ने में समय लगता है, और जोड़ने का एक ही तरीका है खुलेपन से बात करना। गलती हो जाए तो उसे मान लेना। राहुल के लिए यह सबसे कठिन सीख थी। उसने एक बार अपनी गलती स्वीकार की, डर था कि उसकी इमेज खराब हो जाएगी, लेकिन उल्टा हुआ, लोगों का सम्मान बढ़ गया। उसे पहली बार समझ आया कि परफेक्ट दिखना भरोसा नहीं बनाता, सच्चा होना बनाता है। 11वां अध्याय यह भी सिखाता है कि भरोसा हर बातचीत में नया बनता या टूटता है। यह कोई स्थायी जमा पूंजी नहीं है। एक रूखा मेल, एक अधूरा जवाब और दरार पड़ सकती है। राहुल अब ज्यादा सावधान हो गया था। वह हर इंटरेक्शन को छोटा मौका मानने लगाया, तो भरोसा बढ़ाने का या घटाने का। एक और गहरी लाइन यहां आती है, कंसिस्टेंसी ओवर टाइम क्रिएट्स ट्रस्ट। मतलब यह कि एक अच्छा दिन काफी नहीं, लगातार अच्छे व्यवहार जरूरी हैं। राहुल ने इसे लंबी दौड़ की तरह देखना शुरू किया। हर दिन थोड़ा बेहतर, हर बातचीत में थोड़ा ज्यादा साफ। अध्याय के अंत में लेखक एक शांत सच्चाई रखते हैं। भरोसा मांगने से नहीं मिलता, दिया जाता है। आप पहले भरोसा दिखाते हैं, तभी सामने वाला लौटाता है। राहुल को यह बात सोचने पर मजबूर कर गई। वह अब दूसरों की नीयत पर शक करने से पहले खुद की नीयत साफ दिखाने लगा। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि भरोसा बनाना उसने समझ लिया है, एक और सवाल खड़ा हो गया। भरोसा बन तो गया, बात असरदार भी हो गई, लेकिन अगर लोग उसे अपनाए ही नहीं तो? अगर सुने, माने, लेकिन करे नहीं? किताब जैसे अगली सांस में कह रही हो, हम उस आखिरी कड़ी पर आएंगे जहां कम्युनिकेशन व्यवहार में बदलता है। राहुल के भीतर अब एक अजीब सी बेचैनी थी। भरोसा बन रहा था, लोग उसकी बात सुन भी रहे थे, कई बार मान भी रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर काम आगे नहीं बढ़ता था। बातें वहीं रुक जाती थीं। यहीं 12वां अध्याय जैसे उसके मन की उलझन को पकड़ लेता है, कम्युनिकेशन को व्यवहार में कैसे बदला जाए, यानी सुनने और मानने के बाद करने तक का सफर। लेखक शुरुआत में ही एक सच्चाई सामने रखते हैं, जो थोड़ी कड़वी है लेकिन ईमानदार है। कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल ओनली व्हेन इट लीड्स टू एक्शन। मतलब यह कि अगर बातचीत के बाद कुछ बदला ही नहीं तो वह बस बातचीत थी, कम्युनिकेशन नहीं। राहुल को यह पढ़कर अपने कई मीटिंग्स याद आ गए। अच्छी चर्चा, सकारात्मक माहौल, लेकिन नतीजा? अब उसे समझ आने लगा कि शायद वह आखिरी कड़ी जोड़ ही नहीं पा रहा था। किताब बताती है कि ज्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि सामने वाला अपने आप समझ जाएगा कि अब क्या करना है। यही सबसे बड़ी चूक होती है। लेखक कहते हैं कि स्पष्ट अगला कदम बताए बिना छोड़ी गई बातचीत अधूरी होती है।
राहुल ने खुद को पकड़ा। वह अक्सर कहता था, तो फिर हम इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन यह नहीं बताता था कि कौन, कब और कैसे। अब उसे दिख रहा था कि यही धुंधलापन काम को रोक देता था। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो बिल्कुल साफ है, क्लैरिटी ड्राइव्स एक्शन। मतलब यह कि जितनी ज्यादा स्पष्टता, उतनी ज्यादा संभावना कि काम होगा। राहुल ने इसे एक साधारण तरीके से अपनाया। हर बातचीत के अंत में वह 3 चीजें साफ करने लगा। क्या करना है, कौन करेगा और कब तक। शुरुआत में यह औपचारिक लगा, लेकिन बहुत जल्दी असर दिखने लगा। लेखक समझाते हैं कि लोग काम तभी करते हैं जब उन्हें लगे कि काम संभव है। बहुत बड़े, भारी निर्देश डर पैदा करते हैं। इसलिए कम्युनिकेशन में काम को छोटे, करने लायक हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। राहुल को यह बात पसंद आई। उसने बड़े लक्ष्य बोलने के बजाय छोटे कदम तय करने शुरू किए। टीम अब टालने के बजाय शुरू करने लगी। 12वां अध्याय यह भी सिखाता है कि जिम्मेदारी साझा करना और जिम्मेदारी थोपना 2 अलग बातें हैं। जब आप किसी को काम देते हैं लेकिन उसकी राय नहीं पूछते, तो वह जुड़ाव महसूस नहीं करता। राहुल ने पहले यह गलती की थी। अब वह पूछता था, क्या यह समय सीमा आपके लिए ठीक है? क्या आपको कुछ चाहिए? इस छोटे से बदलाव ने लोगों को ज्यादा मालिकाना महसूस कराया। एक और गहरी बात किताब कहती है, लोग वही काम करते हैं जिसे वे जरूरी समझते हैं। अगर आपने यह नहीं बताया कि यह काम क्यों मायने रखता है, तो वह नीचे चला जाएगा। राहुल ने अब सिर्फ क्या करना है नहीं, क्यों करना है भी बताना शुरू किया। अचानक प्राथमिकताएं साफ होने लगी। यहां एक लाइन आती है जो राहुल को बहुत अंदर तक छू गई, पीपल कमिट टू व्हाट दे हेल्प क्रिएट। मतलब यह कि जब लोग फैसले का हिस्सा होते हैं तो उसे निभाने की संभावना बढ़ जाती है। राहुल ने टीम के साथ मिलकर योजनाएं बनानी शुरू की। वह अकेले तय नहीं करता था। नतीजा यह हुआ कि उसे बार बार याद दिलाने की जरूरत कम पड़ने लगी। अध्याय यह भी बताता है कि फॉलो अप कम्युनिकेशन का हिस्सा है, पीछा करना नहीं। राहुल पहले फॉलो अप करने में झिझकता था, डरता था कि लोग उसे कंट्रोलिंग समझेंगे। अब उसे समझ आया कि साफ और सम्मानजनक फॉलो अब भरोसे को नुकसान नहीं, मजबूती देता है। उसने टोन बदली, दबाव नहीं डाला, बस स्थिति पूछी। 12वां अध्याय एक और अहम बात कहता है, काम न होने पर दोषारोपण मत शुरू करो, प्रक्रिया देखो। शायद निर्देश साफ नहीं थे, शायद समय सही नहीं था। राहुल ने यह अपनाया। जब काम रुका, उसने पूछा, क्या कुछ अस्पष्ट था? जवाबों ने उसे बहुत कुछ सिखाया। अंत में किताब एक बहुत शांत लेकिन ताकतवर निष्कर्ष पर आती है। अच्छा कम्युनिकेशन सिर्फ समझ पैदा नहीं करता, गति भी पैदा करता है। राहुल को यह बात जैसे राहत दे गई। अब उसे हर बातचीत में एक दिशा दिखने लगी थी। लेकिन जैसे ही उसे लगा कि अब वह बात को काम में बदलना सीख गया है, एक नया सवाल उठ खड़ा हुआ। जब हालात बदलते हैं, संकट आता है, दबाव बढ़ता है, तब कम्युनिकेशन कैसे बदले? क्योंकि असली परीक्षा शांति में नहीं, उथल पुथल में होती है। किताब जैसे अगला पन्ना पलटते हुए कह रही हो, हम मुश्किल समय की बात करेंगे। राहुल अब तक कम्युनिकेशन को एक हुनर की तरह देखने लगा था, लेकिन 13वां अध्याय उसे यह दिखाता है कि यह हुनर असली परीक्षा तब देता है जब हालात बिगड़ते हैं। सब ठीक चल रहा हो, तब तो हर कोई शालीन और समझदार बात कर लेता है। लेकिन जब दबाव बढ़े, समय कम हो, गलती हो जाए या संकट आ जाए यार, तब असली कम्युनिकेशन सामने आता है। और यही इस अध्याय का दिल, हैक्टिन समय में कैसे बात की जाए। लेखक शुरुआत में ही एक सच्चाई रखते हैं जो थोड़ा डराती है। इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस, कम्युनिकेशन मैटर्स मोर देन एवर। मतलब यह कि संकट में आपकी चुप्पी भी बोलती है और आपके शब्द भी। राहुल को यह पढ़ते ही वो दिन याद आ गए जब प्रोजेक्ट फेल हुआ था और उसने टीम से कुछ कहा ही नहीं था। उसे लगा था कि चुप रहना सुरक्षित है। अब किताब उसे बता रही थी कि वही चुप्पी सबसे ज्यादा नुकसान कर गई थी। किताब समझाती है कि संकट के समय लोग सबसे पहले 3 चीजें जानना चाहते हैं। क्या हुआ? अब क्या होगा? और मुझे क्या करना है? अगर इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तो अफवाहें, डर और भ्रम जगह ले लेते हैं।
राहुल को एहसास हुआ कि वह पहले सवाल से भागता रहा क्योंकि उसे खुद डर लगता था। अब उसे समझ आ रहा था कि सच छुपाने से डर कम नहीं होता, बढ़ता है। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो बहुत सीधी है, बैड न्यूज डज नॉट इंप्रूव विथ टाइम। मतलब यह कि बुरी खबर को टालने से वह अच्छी नहीं हो जाती। राहुल ने यह बात एक बार खुद पर आजमाई। उसने एक गलती तुरंत स्वीकार की, बिना बहाने के। उसे डर था कि लोग उस पर टूट पड़ेंगे, लेकिन उल्टा हुआ, लोगों ने राहत महसूस की कि अब अनिश्चितता खत्म हुई। लेखक यह भी बताते हैं कि संकट में कम्युनिकेशन का टोन सामान्य समय से अलग होना चाहिए। बहुत ज्यादा तकनीकी या बहुत ज्यादा भावुक दोनों नुकसान करते हैं। राहुल ने समझा कि ऐसे समय में स्थिर, साफ और इंसानी टोन सबसे ज्यादा भरोसा देता है। हम यह संभाल लेंगे जैसे वाक्य उम्मीद देते हैं, बिना झूठे वादे के। 13वां अध्याय यह भी सिखाता है कि संकट में हर सवाल का जवाब तुरंत देना जरूरी नहीं, लेकिन यह बताना जरूरी है कि जवाब कब मिलेगा। राहुल ने पहले मुझे नहीं पता कहना कमजोरी समझा था। अब किताब उसे सिखा रही थी कि अभी जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन जैसे ही होगी मैं बताऊंगा कहना ईमानदारी है। एक और गहरी पंक्ति यहां आती है, साइलेंस क्रिएट्स इट्स ओन स्टोरी। मतलब यह कि अगर आप कुछ नहीं कहते तो लोग खुद कहानी बना लेते हैं, और वह अक्सर सबसे बुरी होती है। राहुल को यह बात अंदर तक चुभी। उसने तय किया कि आगे से वह खाली जगह नहीं छोड़ेगा, चाहे जवाब अधूरा ही क्यों न हो। किताब यह भी बताती है कि संकट में एक ही मैसेज बार बार एक ही भावना के साथ दोहराना जरूरी होता है। लोग तनाव में नई बातें पकड़ नहीं पाते। राहुल को यह दोहराव पहले बेकार लगता था। अब उसे समझ आया कि संकट में दोहराव ही स्थिरता देता है। 13वां अध्याय का अंत एक बहुत मानवीय सीख के साथ होता। हैक्टिन समय में लोग परफेक्ट लीडर नहीं, ईमानदार इंसान ढूंढते हैं। राहुल को यह बात दिल से छू गई। उसे अब यह साबित करने की जरूरत नहीं लगती थी कि वह सब जानता है। उसे बस यह दिखाना था कि वह मौजूद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। संकट गुजर जाता है, लेकिन उसके बाद एक सवाल बच जाता है, हमने इससे क्या सीखा? क्या हम आगे बेहतर करेंगे? किताब जैसे धीरे से कह रही हो, आखिरी हिस्सों में हम समेटेंगे, सीख को टिकाऊ बनाएंगे, ताकि कम्युनिकेशन सिर्फ हालात का जवाब न रहे, बल्कि भविष्य की तैयारी बन जाए। राहुल ने संकट को संभाल लिया था, कम से कम उस समय के लिए। माहौल थोड़ा शांत हुआ, काम फिर से पटरी पर आने लगा, लेकिन उसके अंदर एक सवाल रहकर उठता रहा। क्या बस संकट से निकल आना ही काफी है, या फिर उस पूरे अनुभव से कुछ सीखकर खुद को और बेहतर बनाना भी जरूरी है? 14वां अध्याय ठीक इसी सवाल को पकड़ता है। यह अध्याय कम्युनिकेशन को एक बार की कला नहीं, बल्कि लगातार बेहतर होने वाली आदत के रूप में देखने की बात करता है। लेखक शुरुआत में ही एक बहुत सच्ची बात कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट फिक्स्ड, दे इंप्रूव विथ रिफ्लेक्शन एंड प्रैक्टिस। इसका मतलब यह कि अच्छा कम्युनिकेटर पैदा नहीं होता, बनता है। राहुल को यह पढ़कर एक अजीब सी राहत मिली। उसे लगा कि जो गलतियां वह कर चुका है वे उसकी सीमा नहीं हैं, बल्कि उसकी सीख हैं। किताब समझाती है कि ज्यादातर लोग बातचीत खत्म होते ही आगे बढ़ जाते हैं। वे यह नहीं देखते कि क्या ठीक हुआ, क्या बिगड़ा और क्यों। लेखक यहां एक सरल लेकिन ताकतवर अभ्यास सुझाते हैं। हर महत्वपूर्ण बातचीत के बाद खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मैं जो कहना चाहता था वह साफ कहा? सामने वाले ने क्या समझा? और अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? राहुल ने इसे अपनाया। शुरुआत में यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो बहुत गहराई लिए है, फीडबैक इज द मिरर ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब यह कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी बात का असर क्या हुआ, तो फीडबैक देखिए। राहुल को पहले फीडबैक से डर लगता था। उसे लगता था कि लोग आलोचना करेंगे, लेकिन किताब उसे सिखाती है कि फीडबैक हमला नहीं, जानकारी है। अगर आप उसे खुले दिल से लें तो वही आपको आगे बढ़ाता है। 14वां अध्याय यह भी बताता है कि फीडबैक सिर्फ लेना नहीं, मांगना भी जरूरी है। लोग अक्सर खुद से नहीं बताते,
राहुल ने एक भरोसेमंद साथी से पूछा, क्या मेरी बात कभी अस्पष्ट लगती है? जवाब आसान नहीं था, लेकिन ईमानदार था। राहुल को कुछ बातें चुभीं, लेकिन वही बातें सबसे काम की थीं। किताब यह भी कहती है कि कम्युनिकेशन में सुधार एक दिन में नहीं दिखता। यह छोटे बदलावों से आता है। एक शब्द बदलना, एक सवाल जोड़ना, एक पल रुकना। राहुल को यह समझ आने लगा कि परफेक्शन का पीछा थकाने वाला है, लेकिन प्रोग्रेस उत्साह देता है। एक और गहरी बात यहां आती है, सेल्फ अवेयरनेस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बेटर कम्युनिकेशन। मतलब यह कि आपको यह जानना होगा कि आप दबाव में कैसे बोलते हैं, डर में कैसे लिखते हैं और तारीफ में कैसे बदल जाते हैं। राहुल ने खुद को ध्यान से देखना शुरू किया। उसने पहचाना कि वह तनाव में तेज बोलने लगता है। अब वह जानबूझकर धीमा होता था। 14वां अध्याय यह भी सिखाता है कि हर किसी की शैली अलग होती है और आपकी शैली सब पर फिट नहीं बैठेगी, इसलिए लचीलापन जरूरी है। राहुल ने यह स्वीकार किया कि उसे हर जगह खुद जैसा ही नहीं होना है, बल्कि सामने वाले के हिसाब से खुद को थोड़ा ढालना है। यह समझ उसे और शांत बना रही थी। अध्याय के अंत में किताब एक बहुत सुंदर बात कहती है, कम्युनिकेशन एक दर्पण भी है और एक पुल भी। यह आपको खुद को दिखाता है और दूसरों तक पहुंचाता है। अगर आप इसमें मेहनत करते हैं तो यह सिर्फ आपके काम को नहीं, आपके रिश्तों को भी बेहतर बनाता है। राहुल को अब यह साफ महसूस हो रहा था कि वह पहले से अलग इंसान बन चुका है। पूरी तरह परफेक्ट नहीं, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा जागरूक। अब बस एक आखिरी सवाल बाकी था, इस पूरी यात्रा का सार क्या है? अगर किसी दिन सब भूल जाए तो वह एक बात क्या होनी चाहिए जिसे वह पकड़े रखे? किताब जैसे आखिरी बार सांस लेकर कह रही हो, हम सब कुछ समेटेंगे दिल में उतारने के लिए। राहुल अब इस सफर के आखिरी मोड़ पर खड़ा था। इतने अध्याय, इतनी बातें, इतने अनुभव सब एक साथ उसके दिमाग में घूम रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर आज उससे कोई पूछे, इस पूरी किताब ने तुम्हें क्या दिया, तो वह एक लाइन में जवाब नहीं दे पाएगा। लेकिन दिल में एक एहसास साफ था, अब वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। 15वां और आखिरी अध्याय ठीक इसी एहसास को आकार देता है। यह अध्याय किसी नए टूल या तकनीक की बात नहीं करता, बल्कि पूरी यात्रा का सार सामने रख देता है। लेखक शुरुआत में ही बहुत शांत लेकिन गहरी बात कहते हैं, कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट इज अबाउट कनेक्शन। मतलब यह कि कम्युनिकेशन का लक्ष्य कभी भी परफेक्ट शब्द बोलना नहीं रहा, बल्कि इंसान से इंसान का जुड़ना रहा है। राहुल को यह लाइन पढ़ते ही जैसे सांस आ गई। उसे याद आया कि वह कितनी बार सही बोलने की कोशिश में चुप रह गया था और कितनी बार परफेक्ट दिखने के चक्कर में असली बात कह ही नहीं पाया था। किताब अब पीछे मुड़कर पूरे सफर को जोड़ती है। साफ कहती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, एक जिम्मेदारी है। आप जो कहते हैं, जो लिखते हैं, जो नहीं कहते, सबका असर पड़ता है। राहुल को यह बात अब डराने वाली नहीं लगती थी, बल्कि सशक्त करने वाली लगती थी। उसे लगने लगा कि उसके पास अब हालात को थोड़ा बेहतर बनाने की ताकत है। यहां एक अंग्रेजी लाइन आती है जो पूरे किताब का निचोड़ बन जाती है, एवरी मैसेज यू सेंड शेप्स अ रिलेशनशिप। मतलब यह कि हर बातचीत, चाहे छोटी हो या बड़ी, रिश्ते को या तो मजबूत करती है या कमजोर। राहुल को यह सोच दिल से छू गई। वह अब किसी भी बातचीत को हल्के में नहीं लेना चाहता था, लेकिन बोझ की तरह भी नहीं, बस जागरूक होकर। 15वां अध्याय यह भी साफ करता है कि गलतियां आगे भी होंगी। आप फिर कभी गलत शब्द बोलेंगे, गलत समय पर मेल भेजेंगे या किसी की भावना अनजाने में चोटिल कर देंगे। फर्क बस इतना होगा कि अब आप रुककर सोच पाएंगे, सीख पाएंगे और सुधार कर पाएंगे। राहुल को यह बात सुकून देने वाली लगी। उसे अब गलती से डर नहीं लग रहा था। लेखक एक बहुत मानवीय सीख देते हैं। अच्छा कम्युनिकेशन दूसरों को प्रभावित करने से ज्यादा खुद को जिम्मेदार बनाने की प्रक्रिया है। जब आप मान लेते हैं कि असर आपकी बात का है, न कि सामने वाले की समझ की कमी का, तभी बदलाव शुरू होता है। राहुल को यह बात अब साफ दिख रही थी। वह दोष देने से ज्यादा सीखने लगा था। किताब यह भी कहती है कि कम्युनिकेशन का असर
सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहता। यही आदतें घर में, रिश्तों में, दोस्तों के बीच भी जाती हैं। राहुल ने इसे महसूस किया। वह अब घर पर भी ज्यादा सुनने लगा था, कम प्रतिक्रिया देने लगा था। माहौल हल्का होने लगा था। उसे एहसास हुआ कि यह किताब सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, जिंदगी की भी थी। एक और गहरी पंक्ति यहां आती है, द बेस्ट कम्युनिकेटर्स मेक अदर्स फील हर्ड, रिस्पेक्टेड एंड वैल्यूड। मतलब यह कि सबसे अच्छे कम्युनिकेटर वह होते हैं जिनके साथ बात करके सामने वाला खुद को छोटा नहीं, बड़ा महसूस करे। राहुल ने तय किया कि यही उसका पैमाना होगा। अगर सामने वाला बात के बाद हल्का और साफ महसूस करे तो उसने सही किया। अंत में लेखक कोई भारी निष्कर्ष नहीं देते, कोई नारा नहीं लगाते, बस एक सीधी बात कहते हैं, कम्युनिकेशन को रोज का अभ्यास बनाओ, बोझ नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर सुनो, थोड़ा साफ बोलो और थोड़ा ज्यादा ईमानदार रहो। राहुल को यह सलाह बहुत सच्ची लगी। उसे अब किसी जादुई तकनीक की तलाश नहीं थी। कहानी यहीं धीरे से रुकती है। राहुल अब मंजिल पर नहीं, रास्ते पर था, लेकिन जागरूक रास्ते पर। उसे पता था कि आगे भी मुश्किल बातचीत आएंगी, गलतफहमियां होंगी, दबाव होगा, लेकिन अब उसके पास डर नहीं था, समझ थी। और शायद यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा तोहफा था, यह एहसास कि सही शब्द ढूंढना जरूरी नहीं, सही नियत के साथ बोलना जरूरी है। और जब नियत साफ हो तो कम्युनिकेशन सिर्फ काम नहीं कराता, इंसान को इंसान से जोड़ देता है।